सुप्रभात। श्री श्याम महिला महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सीधे श्री श्याम महिला महाविद्यालय से जुड़ रहे हैं। कोरोना काल में आपकी ऑनलाइन क्लासें सुचारू रूप से इसी प्रकार चलती रहेगी कि कहते हैं कि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। कोशिश करोगे तो इस कोरोना महामारी को हराना भी बहुत आसान है। और कोशिश क्या करनी है? घर पे रहना है, मास्क लगा के रहना है। इसके अलावा जो कोरोना से संबंधित जितनी भी सावधानियां हैं, उन सभी सावधानियों को हमें ध्यान में रखना है। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। कौन सा टॉपिक है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अलावा यदि हम इसका दूसरा नाम दें तो ऋग्वैदिक काल की सभ्यता। ऋग्वैदिक काल की सभ्यता। ये टॉपिक आपको मिलता है इतिहास विषय में बीए फर्स्ट ईयर, बीए बीएड सेकेंड ईयर, यानी बीए फर्स्ट ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर में ये आपका टॉपिक लगता है। अब वैदिक सभ्यता की हम बात करें तो हमने पहले पढ़ लिया था सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता आती है। और वैदिक सभ्यता की मुख्य रूप से हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल की ये सभ्यता है तो इसको ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। अब वैदिक सभ्यता का विभाजन है वो दो भागों में किया गया है, यानी वैदिक काल का विभाजन है वो दो भागों में किया गया है। वैदिक काल का विभाजन। अब उन दोनों भागों की हम बात करें तो एक इसमें आता है ऋग्वैदिक काल और एक आता है उत्तर वैदिक काल। एक इसमें क्या आता है? ऋग्वैदिक काल और दूसरा आता है इसमें उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की हम बात करें ऋग्वैदिक काल की हम बात करें तो इसका जो कालक्रम है वो कालक्रम है 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल को क्या है या वैदिक सभ्यता को इसमें दो प्रकार से विभाजित कर दिया। एक प्रकार इसमें जैसे ऋग्वैदिक काल आ गया और दूसरा आ गया उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक विभाजित कर दिया। और दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा जो उत्तर वैदिक काल है उसको विभाजित कर दिया 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व तक। इस प्रकार क्या है? इसका कालक्रम है, विभाजन है। तो वैदिक सभ्यता में सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक साहित्य का जो स्थान है वो एक महत्वपूर्ण स्थान है। और वैदिक सभ्यता के निर्माता की हम बात करें कि वैदिक सभ्यता थी, इस सभ्यता के निर्माता कौन थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता। अब इसके निर्माता की हम बात करें तो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो थे आर्य लोग। कौन थे? आर्य लोग। और ये आर्य लोग थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? मूल निवासी कहाँ के थे? तो इसके बारे में क्या है? आज भी विद्वानों में मतभेद है, लेकिन फिर भी वही सिंधु सरस्वती सभ्यता वाला हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो
ये कौन सी नदी बह रही है? सिंधु नदी बह रही है, ये सिंधु नदी। यानी इनका जो निवास स्थान है, आर्यों का जो निवास स्थान है, आर्यों का निवास स्थान ये कहाँ, कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश। अब ये सप्त सिंधु प्रदेश क्या है, इसके बारे में, जैसे ये सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के जो साथ में जो नदियां प्रवाहित हो रही थी वो उनका क्या मानते हैं, आगे लोगों का निवास स्थान मानते हैं। जैसे सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता फली फूली आरंभी। दूसरा यदि हम बात करें तो हमने पढ़ा था सिंधु नदी में जैसे झेलम, और झेलम के बाद में चिनाब, और चिनाब के बाद में यदि बात करें तो ये आ गई रावी, और रावी के बाद में ये आ गई व्यास। यानी कितनी हुई? एक सिंधु नदी हुई, 2 नंबर पर झेलम, 3, 4 और 5 व्यास। इसके अलावा जैसे एक सरस्वती नदी मानते हैं, कौन सी मानते हैं? सरस्वती नदी मानते हैं, सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी के अलावा जैसे एक इसमें सतलज नदी भी मानते हैं, कौन सी मानते हैं? सतलज नदी, सतलज नदी। यानी इन नदियों के नजदीक जो लोग बसे वो क्या कहलाए? यानी आर्य लोग कहलाए। अब आर्य शब्द है, इस आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसके अर्थ की हम बात करें तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ लोग। कौन? श्रेष्ठ लोग। अब श्रेष्ठ लोग कौन होते हैं? जो अच्छे आचरण करने वाले होते हैं, अपने रास्ते चलने वाले होते हैं, या कह सकते हैं जो सुसंस्कृत व्यक्ति होते हैं। हमारे समाज में भी आज भी क्या है, अनेक श्रेष्ठ लोग हैं जो इस सामाजिक प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। वो पूरे समाज की सोचते हैं, अपने काम से काम में रखते हैं। इन श्रेष्ठ लोगों के अलावा यदि हमने इसके निवास स्थान की हम बात की तो निवास स्थान सिंधु प्रदेश था जो आपको बता दिया गया है। इसके अलावा मैक्स मुलर हुआ था, उसने क्या कहा? मैक्स मुलर ने कहा, मैक्स मुलर के अनुसार यदि निवास स्थान की हम बात करें तो मैक्स मुलर ने कहा कि ये जो वैदिक लोग थे, जो आर्य लोग थे, ये कहाँ से आकर बसे थे? मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया इनको इनका निवास स्थान माना गया। अब कुछ क्या बताते हैं कि ये भारत में आकर अफगानिस्तान से बसे थे, कि अफगानिस्तान से चलकर भारत में आए थे। इस प्रकार क्या है, अलग अलग क्या है, विद्वानों में मतभेद हैं। हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि वो सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है, ये सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। अब ग्रामीण सभ्यता के अलावा जैसे आर्य लोगों की भाषा, अब आर्य लोगों की जो भाषा थी जैसे अलग अलग होती है हर क्षेत्र के हिसाब से, तो आर्य लोगों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। इसके अलावा जैसे संस्कृत भाषा के अलावा यदि हम बात करें कि अधिकांश इतिहासकार ये भी कहते हैं कि आर्य लोग हैं वो 2000 ईसा पूर्व के अंदर भारत आकर बसे थे, और उसके बाद उन्होंने ऋग्वेद की रचना की थी। किसकी रचना की थी? ऋग्वेद की रचना की थी। ऋग्वेद की रचना की थी। अब इसके अलावा यदि हम बात करें तो आर्यों के अलग अलग जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था। जैसे आर्यों का जो छोटा क्षेत्र जहाँ पर वो निवास करते थे, जैसे परिवार को हम कह सकते हैं
कुल परिवार को कहते हैं। और परिवार अनेक परिवारों के निर्माण, अनेक परिवारों के मिलने से, या कह सकते हैं कि गांव में अनेक घर होते हैं, उनमें अनेक परिवार होते हैं, उनके आपस में मिलने से क्या होता है कि ग्राम का निर्माण होता है। और ग्राम के बाद में इनका विष, और विष के बाद में जन, और जन के बाद में क्या होता था, राष्ट्र होता था। अब अलग अलग आधार पर क्या है, इनका विभाजन किया गया है, जिनको हम विस्तार से इसके वैदिक सभ्यता के अंदर, यानी वैदिक काल की जो सभ्यता है इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे हम बात करें तो मुख्य रूप से आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो थी लोहा। आर्यों ने जो धातु खोजी थी उसमें आपको ध्यान में रखना है कि आर्यों ने कौन सी धातु खोजी थी। आर्यों ने लोहा धातु खोजी थी। यानी आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी धातु है, खोजी गई धातु यानी लोहा धातु खोजी। अब इस लोहा को उस टाइम क्या कहा गया, इस लोहा को कहा गया श्याम अयस। क्या कहा गया, श्याम अयस, श्याम का यानी काला, अयस लोहा, इसको क्या बोला गया, श्याम अयस बोला गया। इसी प्रकार यदि हम तांबे की बात करें कि दूसरी धातु इन्होंने खोजी थी तांबा। कौन सी खोजी थी, तांबा। इसको क्या बोला गया, तांबे को बोला गया लोहित अयस। क्या बोला गया, लोहित अयस, लोहित अयस। यानी इस प्रकार क्या है, ये आर्यों द्वारा कुछ खोजी गई धातु है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो ऋग्वेदिक काल की जो सभ्यता है उस सभ्यता को अलग अलग, जिस प्रकार सिंधु सरोवरी सभ्यता थी उसी प्रकार इसको भी क्या है, अलग अलग प्रकार से इसकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग प्रकार से इसमें विभाजन कर दिया गया है। तो ऋग्वेदिक काल की जो सभ्यता है उसमें हम बात करें तो एक नंबर पे जैसे एक नंबर पे इसमें आता है सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक जीवन इनका कैसा, सामाजिक व्यवस्था। 2 नंबर पे यदि हम बात करें तो सामाजिक व्यवस्था के बाद में इनकी आती है आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। अब आर्थिक व्यवस्था के बाद में नंबर 3 पे आता है इसमें राजनीतिक कह सकते हैं हम, और या फिर धार्मिक अवस्था आ जाती है। उसके बाद में राजनीतिक अवस्था आ जाएगी। 3 नंबर पे इसमें आ गई धार्मिक अवस्था, धार्मिक अवस्था। और धार्मिक अवस्था के बाद में इसमें 4 नंबर पे आती है राजनीति की हम बात करें कि राजनीतिक अवस्था कौन सी, राजनीतिक अवस्था। राजनीतिक अवस्था अब इसमें 1 नंबर पे जैसे चलेंगे सामाजिक व्यवस्था पर, इस पर चलेंगे सामाजिक व्यवस्था पर चलेंगे। एक नंबर इसमें सामाजिक व्यवस्था, और सामाजिक व्यवस्था में क्या प्रक्रिया थी। सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था को परिवार के आधार, किस पर, परिवार के आधार पर विभाजन किया गया। उसके बाद में इसमें आता है सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों की दशा क्या थी, स्त्रियों की दशा क्या थी।
अब स्त्रियों की दशा के बाद में नंबर 3 पे यदि हम बात करें तो नंबर 3 पे इसमें आता है विवाह प्रक्रिया ज्ञात। विवाह प्रक्रिया ज्ञात। नंबर 4 पे यदि हम बात करें तो खान पान आता है। खान पान के साथ खान पान के अलावा नंबर 5 पे यदि हम बात करें वेशभूषा और आभूषण, ये कौन सी वेशभूषा धारण करते थे, इनके कपड़े कैसे थे और ये आभूषण में कौन से धातु के आभूषण का प्रयोग करते थे। फिर 6 नंबर पे यदि बात करें तो 6 नंबर पे इसमें मनोरंजन के साधन आ जाएंगे। इनके मनोरंजन के साधन क्या थे, मनोरंजन के साधन क्या थे। उसके बाद में 7 नंबर पे यदि बात करें तो 7 नंबर पे इसमें वर्ण व्यवस्था आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वर्ण व्यवस्था। तो सबसे पहले परिवार की हम बात करते हैं। तो परिवार है ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सामाजिक जीवन का मूल जो आधार था वो क्या था, परिवार था। यानी सामाजिक जीवन का जो मूल आधार था वो परिवार था। परिवार के अंदर यदि हम बात करें तो माता पिता के बाद में उनकी जो संतान थी, कह सकते हैं भाई बहन, या फिर इसके अलावा पुत्र पुत्री, चाचा चाची, ताऊ ताई, और इसके अलावा जो हमारे जो परिवार के अन्य जो सदस्य हैं इसमें सम्मिलित रूप से क्या है, परिवार के अंदर रहते थे। अब परिवार का जो मुखिया होता था, परिवार का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता था वो क्या होता था, परिवार का मुखिया होता था। और उस मुखिया को क्या कहते थे, गृहपति कहते थे। इस जो परिवार का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता था उसको क्या कहते थे, मुखिया। और ये मुखिया क्या कहलाता था, गृहपति कहलाता था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो परिवार में इस बुजुर्ग व्यक्ति का जो गृहपति होता था इसका समान था। यानी सभी लोग क्या है, जो भी वो निर्णय लेता था उस निर्णय को सभी लोग मानते थे। इसके अलावा परिवार के अंदर माता का भी सम्मानपूर्ण स्थान था। माता के अलावा यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर आर्यों का जो पारिवारिक जीवन था वो एक अच्छा जीवन था। आर्यों का पारिवारिक जीवन था वो क्या था, एक अच्छा जीवन। नंबर 2 पे यदि हम बात करें स्त्रियों की दशा। अब स्त्रियों की दशा की हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता काल में आर्यों की जो आर्यों में जो ऋग्वैदिक सभ्यता की जो व्यवस्था थी वो भी क्या थी, अच्छी थी। अब ऋग्वैदिक सभ्यता में जैसे ऋग्वैदिक काल की जो सभ्यता है उसमें स्त्रियों की दशा वो क्या थी, अच्छी थी। सभी स्त्रियों को समाज में सम्मानित स्थान था वो प्राप्त था। इसके अलावा जैसे चाहे वो यज्ञ हो, हवन हो, जैसे घर के अंदर कोई शुभ मुहूर्त हो तो उसमें स्त्रियों की क्या थी, बराबर भूमिका थी। स्त्रियों की क्या थी, बराबर भूमिका थी। इसके अलावा स्त्रियों को वैदिक सभ्यता के काल में यदि हम बात करें तो अपने पति को चुनने की भी क्या थी, यानी स्वतंत्रता प्राप्त थी कि स्त्री है वो अपने मनपसंद के व्यक्ति के साथ में क्या कर सकती थी, शादी कर सकती थी। इस प्रकार से क्या है, स्त्रियों की दशा में भी क्या था, अच्छा कह सकते हैं, अच्छा सुधार था। और इस युग की जो विदुषी यानी जो विद्वान महिलाएं हुई हैं यानी उनकी हम बात करें तो उनमें नाम आता है लोपामुद्रा का, इसके अलावा घोषा का, और उसके अलावा यदि हम बात करें विश्ववारा और अपाला का नाम इसमें आता है। विश्ववारा और अपाला का नाम, विश्ववारा और अपाला का नाम, ये स्त्रियां क्या थी, पढ़ी लिखी स्त्रियां थी। और समाज के अंदर पर्दा प्रथा, सती प्रथा के अलावा यदि हम बात करें दहेज प्रथा, ये प्रचलित नहीं थी, यानी इनका कोई प्रचलन नहीं था उसमें। अब 3 नंबर पे यदि हम बात करें विवाह की, विवाह की इसके अंदर क्या प्रक्रिया थी,
तो ऋग्वैदिक काल में विवाह एक पवित्र और धार्मिक कर्तव्य माना जाता था कि हर स्त्री और पुरुष को विवाह करना क्या है, आवश्यक होता है, ताकि वो अपनी जिम्मेवारियों को सही तरीके से वहन कर सके। इसके अलावा बाल विवाह की हम बात करें तो बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह का क्या नहीं था? प्रचलन नहीं था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। यानी हम कह सकते हैं कि जो स्त्री और पुरुष शादी करते थे तो वो क्या होते थे कि वयस्क होते थे और एक परिपक्व होते थे, और परिपक्व होने के बाद ही वो क्या करते थे? शादी करते थे। इसके अलावा हम बात करें कि वर और कन्या दोनों ही वयस्क अवस्था में क्या करते थे? शादी करते थे। और यदि हम बात करें कि विधवा स्त्री भी दूसरा विवाह कर सकती थी, यानी विधवा विवाह भी इस समय क्या था? प्रचलन में था। बाल विवाह प्रचलन में नहीं था, लेकिन विधवा विवाह क्या था? प्रचलन में था। विधवा विवाह प्रचलन में था। अब उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट आता है खान पान। कौन सा आता है? खान पान। यदि हम खान पान की बात करें तो खान पान कैसा था कि आर्यों का जो भोजन था वो सादा भोजन था और पौष्टिक भोजन था। आज हम जिस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं वो उसमें हम कह सकते हैं कि वो एक जहर ही है, क्योंकि चाहे कोई भी फसल हो उसमें कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव है, वो अधिक से अधिक किया जा रहा है। लेकिन आर्यों का जो भोजन था वो क्या था? पौष्टिक भोजन था। हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग भोजन करते थे, यानी कि कह सकते हैं कि साधारण भोजन, और उसमें ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं किया गया था। तो आर्यों के भोजन की हम बात करें तो आर्यों का भोजन क्या था? पौष्टिक भोजन था। और उस पौष्टिक भोजन में वो कौन कौन से, जैसे गेहूँ के अलावा जौ, चावल के अलावा दूध, दही, और इसके अलावा जैसे दूध दही के अलावा मक्खन, यानी जिसको हमें मक्खन घी को बोलते हैं, मक्खन के अलावा यदि हम बात करें तो वो फलों का भी प्रयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? फलों का प्रयोग करते थे। तो मुख्य रूप से हम बात करें कि आर्य लोग थे वैदिक सभ्यता को जन्म देने वाले, जो तो उनका भोजन आता है गेहूँ, जौ, चावल, दूध, दही, मक्खन, और वो क्या करते थे? फलों का भी प्रयोग करते थे। विशेष अवसरों पर यदि हम बात करें, जैसे कोई विशेष अवसर है तो उस विशेष अवसर पर वो मांस का भी उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? मांस का उपयोग करते थे। मांस के अलावा यदि हम बात करें तो जैसे आर्य लोग हैं वो सोम रस भी पीते थे। क्या पीते थे? सोम रस। अब सोम रस को हम मदिरा नहीं कह सकते, शराब नहीं कह सकते। सोम रस अलग होता था। सोम रस होता था वो अलग होता था। विशेष त्यौहार या अवसरों पर ही क्या है? सोम रस का उपयोग या सोम रस को पिया जाता था। सोम रस के अलावा यदि हम बात करें तो आर्य लोग हैं मांस में कौन कौन, जैसे भेड़ बकरी, इनका ज़्यादातर मांस खाते थे। अब उसके बाद में 5 नंबर आता है वेशभूषा और आभूषण। और वेशभूषा और आभूषण की हम बात करें तो आर्यों की जो वेशभूषा थी वो क्या थी? साधारण वेशभूषा थी। उस साधारण वेशभूषा में वो क्या करते थे? ये लोग कमर के नीचे जो वस्त्र पहनते थे, या कह सकते हैं कि कमर के नीचे का जो वस्त्र, कमर के नीचे का वस्त्र या कमर के नीचे की धोती, उसको क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता में या आर्यों के काल में उसको नवी कहा जाता था। क्या कहते थे? इसको नवी कहते थे। इसके अलावा जैसे आर्य लोग की हम बात करें तो शरीर पर जो साल की भांति, जैसे सर्दी के मौसम में हम साल ओढ़ते हैं तो उस साल की भांति जो वस्त्र ओढ़ा जाता था उसको क्या कहते थे? यानी साल की भांति जो वस्त्र ओढ़ा जाता था, साल की भांति वस्त्र था, उसको क्या कहते थे? ये आर्य लोग क्या कहते थे? अधिवास कहते थे। क्या कहते थे? अधिवास कहते थे। यानी साल की भांति जो वस्त्र ओढ़ा जाता था उसको क्या कहते थे? अधिवास कहते थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आर्य लोग सूती, ऊनी और
कह सकते हैं कि रेशमी वस्त्रों का ये क्या करते थे, ज़्यादातर उपयोग में इन्हीं वस्त्रों को ज़्यादातर उपयोग में लेते थे। और इसके बाद में आता है जैसे आभूषण, कि आभूषण कौन कौन से पहनते थे। तो आभूषण की हम बात करें तो आर्य लोगों में स्त्री और पुरुष, आज भी दक्षिण साइड में हमारे हम बात करें कि साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि दिखनाद या दक्षिण साइड में आज भी क्या है, स्त्री और पुरुष महिलाओं की तरह पुरुष भी क्या है कि हम कह सकते हैं हंसली वगैरह, कंठमाला, और इसके अलावा जैसे जो शरीर के जो आभूषण हैं, कानों के जो बालियां हैं, वो आज भी क्या करते हैं, वो पहनते हैं। तो इसी प्रकार आर्य लोग हैं वो आभूषण के अंदर हम बात करें तो आभूषण के अंदर मुख्य रूप से हार, कुंडल, अंगद और कंठे, गजरे, भुजबंद के अलावा हम बात करें कंगन और अंगूठी मुख्य रूप से क्या करते थे, ये पहनते थे। और स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या रखते थे, बाल रखते थे। और स्त्रियां ज़्यादातर अपने बालों को सुगंधित तेलों के माध्यम से क्या करती थी, यानी सुगंधित तेलों का ज़्यादातर अपने बालों के अंदर प्रयोग करते थे। इसके अलावा हम बात करें और कंघी से उन बालों को संवारती भी थी। पुरुष आज की तरह उस काल में भी क्या रखते थे, दाढ़ी रखते थे। इसके बाद में हम बात करें कि मनोरंजन के साधन क्या थे। अब मनोरंजन के साधन की हम बात करें तो आर्य लोग आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए आज जैसे हम मनोरंजन के साधन कह सकते हैं, सबसे पहला तो ज़्यादातर आ गया मोबाइल, ठीक है। हाँ, उसके बाद में ये मनोरंजन का साधन तो हो गया, लेकिन इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा यदि हम बात करें तो और भी आजकल की नई नई टेक्निक है जो मनोरंजन के साधन हैं, बहुत सारे हैं। उस काल के मनोरंजन की हम बात करें कि आर्य लोग थे, उनके पास को मोबाइल तो था नहीं, तो वो कौन कौन से माध्यम से अपना मनोरंजन करते थे। तो उसमें मुख्य रूप से गुड़दौड़, यानी गुड़दौड़ की हम बात करें तो घोड़ों की दौड़ हो गई। 2 नंबर पे जैसे रथ दौड़ हो गई, घोड़ों की दौड़ हो गई, रथ दौड़ हो गई। गुड़ दौड़ हो गई, रथ दौड़ हो गई। रथ दौड़ के अलावा यदि हम बात करें तो मुर्गों को आपस में लड़ाना, मुर्गों को क्या है, आपस में लड़ाना। मल्लयुद्ध भी होता था, पहलवानों का संगीत नृत्य भी होता था। इसके अलावा शिकार खेलना, कह सकते हैं पासा खेलना या जुआ खेलना भी उसमें क्या थे, मनोरंजन के साधन थे। अब इसके बाद में इसका लास्ट जो 7 नंबर बिंदु है वो है वर्ण व्यवस्था, कि आर्य लोगों के समय वर्ण व्यवस्था क्या थी। अब वर्ण व्यवस्था की हम बात करें तो आर्य लोगों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक आर्य लोग थे और एक अनार्य लोग थे। एक आर्य लोग थे और दूसरे क्या थे, अनार्य लोग थे। अब आर्य लोग श्रेष्ठ लोग कहलाए और जो इनके दास थे वो क्या कहलाए, अनार्य लोग कहलाए। इनके जो दास थे वो क्या कहलाए, अनार्य लोग कहलाए। अब इस वर्ण व्यवस्था को क्या है, 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। कितने भागों में, 4 विभागों में। इसमें 1 नंबर पे आ गया ब्राह्मण, 2 नंबर पे आ गया क्षत्रिय, और 3 नंबर पे यदि हम बात करें तो 3 नंबर पर आ गया वैश्य, और 4 नंबर पे आ गया इसमें शूद्र। अब इनका अलग अलग काम था। जैसे ब्राह्मणों की हम बात करें तो ब्राह्मणों का वेदों को पढ़ना और वेदों को पढ़ाना, अध्ययन करना और अध्यापन कार्य करवाना। क्षत्रियों का काम क्या था कि उस साम्राज्य की सुरक्षा करना, उस साम्राज्य की क्या है, सुरक्षा करना। वैश्यों की यदि हम बात करें तो वैश्यों का काम क्या था, व्यापार करना और खेती करना। व्यापार करना और खेती करना, यानी किसान वर्ग इसमें आ जाता था, व्यापारी वर्ग आ जाता था। शूद्र की हम बात करें तो शूद्र जो इन तीनों वर्णों की जो सेवा करता था वो क्या कहलाता था, उसमें शूद्र कहलाता था। यानी इन तीनों वर्णों की सेवा करने वाले व्यक्ति को शूद्र कहते थे। उनको गांव के बाहर रखा जाता था और कह सकते हैं कि उनका जो प्रयोग किया बर्तन वो ये लोग प्रयोग